नमस्कार, स्वागत है आपका अपने परिवार तीव्र शिक्षा में। जो लोग बिहार सुपर टेट देने वाले हैं वो इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज हम इतिहास सब्जेक्ट के जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है इसका संपूर्ण डिटेल्स शॉर्टकट में लेके आए हैं। तो अगर आप लोगों ने 9th 10th या 11th 12th के फॉर्म भरने का सोचा है और आपका विषय इतिहास है तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने मध्यकालीन इतिहास को एक ही वीडियो में पूरा पढ़ाने का मतलब क्वेश्चन के माध्यम से सोचा है, तो ये वीडियो उसी तरीके से बनाया गया है, तो आप लोग इसे एक बार ज़रूर पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं। पूर्व मध्यकाल, ठीक है। तो पूर्व मध्यकाल सबसे पहले आता है। तो पूर्व मध्यकाल में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर जहाँ से बनते हैं क्वेश्चन, ठीक है, वो देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें राज तरंगड़ी के लेखक कलहड़ के समय कौन था? ये जयसिंह, ठीक है, जयसिंह थे। तो इसलिए राज तरंगड़ी के लेखक कलहड़ के समय कौन शासक था? तो जयसिंह थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए हैं और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल से ये क्वेश्चन लिया है। इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। राज तरंगड़ी कलहड़ द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको आप ध्यान से पढ़िए। वे कश्मीर के शासक जयसिंह कब 1128 से 1154 ईस्वी के दरबार में रहते थे, ठीक है। कश्मीर के शासक थे जयसिंह। राज तरंगड़ी की रचना 1147 से 1149 ईस्वी तक बताया जाता है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का नाम कश्यप मेरू था, ठीक है। अगर याद है कश्मीर का पुराना नाम राज तरंगड़ी के अनुसार क्या था? तो कश्यप मेरू, जो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मारीच के पुत्र थे। यह संस्कृत में उपलब्ध रचनाओं में प्रथम महत्वपूर्ण रचना है। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना है कि कश्मीर का अकबर किसे कहते हैं? तो जैनुल आबदीन को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा की रचना नहीं है? ठीक है, ये राजस्थान के थे, ठीक है। तो इसमें बताना है कौन सा ग्रंथ है जो राणा कुंभा की नहीं है। तो ये कला निधि, ये राणा कुंभा की नहीं है। बाकी रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश ये राणा कुंभा की रचना है, ठीक है। इसके डिटेल्स के बारे में देखते हैं। देखिए, मेवाड़ नरेश राणा कुंभा संगीत के 3 विधाओं वाद्य एवं नृत्य के विद्वान थे, ठीक है। उनकी पुत्री रमाबाई भी संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी, जिसे वागेश्वरी उपनाम मिला। राणा कुंभा ने संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, संगीत राज, सुधा प्रबंध, संगीत रत्नाकर, टीका, कामराज, रतिसार, नृत्य रत्नकोश आदि ग्रंथों की रचना की, ठीक है। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आप देख लीजिएगा। मेवाड़ नरेश राणा कुंभा की मृत्यु अपने ही पुत्र उदा सिंह के हाथों हुई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था जेजाक भुक्ति का प्राचीन नाम? ठीक है, ये बुंदेलखंड, ठीक है। बुंदेलखंड जो है इसका पूरा प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। डिटेल देखते हैं। चंदेल अभिलेखों में पूर्ववर्ती नरेश वाकपति के पुत्र जय शक्ति का उल्लेख आता है। यह जेजाक और जेजा नाम से प्रसिद्ध था। उन्हीं के नाम पर इस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? जेजाक भुक्ति, जो बाद में बुंदेलखंड के नाम से प्रसिद्ध हुआ, ठीक है। जेजाक भुक्ति के प्रारंभिक शासक प्रतिहार शासकों के सामंत थे। इन्होंने खजुराहो को अपनी राजधानी बनाया। इस काल में निर्मित कांदरिया महादेव मंदिर शैव धर्म तथा चतुर्भुज वैष्णव धर्म से संबंधित है। ये तो कांदरिया महादेव मंदिर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की? तो किसने की? तोमर वंश ने, ठीक है। दिल्ली शहर की स्थापना तोमर वंश ने की, ठीक है। वो लोदी वंश ने, लोदी ने किया था ना, तो ये तोमर वंश के थे। तो दिल्ली शहर की स्थापना तोमर, इस डिटेल देखते हैं। दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के शासक द्वारा की गई। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना
दिहलिका के नाम से की थी। इन्होंने दिल्ली के पहले राजकोट शहर की स्थापना की थी। इसके उपरांत 7 और शहर बसाए गए थे। शहर कौन कौन से हैं देखिए, सीरी, दीनपनाह, राया पिथौरा, फिरोजाबाद, जहांपनाह, तुगलकाबाद और शाहजहांबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत। अब गुलाम वंश से जो क्वेश्चन बने हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, परंतु जो क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में ज़रूर सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, और उनका डिटेल भी दिया गया है कि वहाँ से क्वेश्चन बने तो आप लोग उसको सही करके आएँ। तो चलिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। इसके बाद हम इतिहास के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का चैप्टर वाइज क्वेश्चन की सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो आपको एग्ज़ाम तक इतिहास के भी प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे। इसके अलावा हम सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में एक बार ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है, चलिए, हमारा 5वां क्वेश्चन है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ते हैं। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से था? 1206 से 1210 ईस्वी तक। गुलाम वंश का संस्थापक था जिसने मोहम्मद गौरी ने नियुक्त किया था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, और इस वंश ने दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 ईस्वी तक राज्य किया। इस वंश ने, ठीक है, गुलाम वंश कब तक रहा? तो 1206 से 1290 तक कौन सा वंश रहा? गुलाम वंश। ठीक है, एग्जाम में ये आ सकता है। गुलाम वंश के शासक या संस्थापक गुलाम दास थे, ना कि राजा, इसलिए इस वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश। ठीक है, ये गुलाम वंश नहीं से अलग होकर वैधानिक सुल्तान इल्तुतमिश को माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। फरवरी 1229 में बगदाद के खलीफा इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान आज़म की उपाधि दी। उसके प्रदेशों को उसे शासक घोषित कर दिया गया। इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के बारे में। तो उत्तर भारत में चांदी का टका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था? तो इल्तुतमिश ही था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए। उसी ने चांदी का टका और तांबे का जितल प्रचलित किया, जिस पर खलीफा नाम अंकित होता था। इससे पहले सोने के सिक्कों पर नागरी लिपि और हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक शिव का नंदी और चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। चांदी का टका 175 ग्रेन का होता था। इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम मध्यकालीन इतिहास एक ही वीडियो में ख़त्म करने का सोच रहे हैं, तो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट को लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नाम उपनाम था? गुलरुखी। तो सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना की। ठीक है, आगे बढ़े, देखते हैं। सिकंदर लोदी गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वह शिक्षित और विद्वान था। सिकंदर लोदी एक योग्य शासक सिद्ध हुआ। इसने भूमि की पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि सिकंदर लोदी ने भूमि की पैमाइश के लिए क्या प्रचलित में किया? तो गज ए सिकंदरी। ध्यान रखिएगा। चुंगी तथा व्यापारिक कर हटा दिए, जिससे अनाज, कपड़ा एवं आवश्यकता को अन्य वस्तुएं सस्ती हुई। ठीक है, आगे। आगरा शहर का संस्थापक कौन था? सिकंदर लोदी को आगरा शहर का संस्थापक बोलते हैं। ठीक, डिटेल देखते हैं। सिकंदर लोदी का शासनकाल 1489 से 1517 ईस्वी तक रहा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, ये देख लीजिएगा, आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में हुई।
एवं 1506 में उसने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया। लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद कर दिया तथा मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। अच्छा काम किया ना, क्योंकि ये शिक्षित था, है ना। आगे बढ़ते हैं हम। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम समूह चालीसा को समाप्त किया गया? ठीक है, जो मध्यकालीन इतिहास में जिनसे थोड़े ढंग के काम हुए हैं वैसे ही क्वेश्चन लिए गए हैं, जहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा, और बाकी तो इन लोगों ने कुछ अच्छा काम किया नहीं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी लिए गए हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करिए और अंत तक देखिए, ठीक है। और जिन लोगों का इतिहास सब्जेक्ट नहीं है तो ये सामान्य ज्ञान में इसके प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा अंतिम रूप से गुलाम समूह चालीसा को समाप्त किया? किसने? बलबन ने, ठीक है। इसने गुलाम समूह चालीसा को समाप्त किया, ठीक। आगे इसके डिटेल देखते हैं। बलबन ने अंतिम रूप से गुलाम तुर्कों के समूह चालीसा को समाप्त किया क्योंकि यह समूह सुल्तान के विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों का केंद्र था, ठीक है। बलबन स्वयं समूह चालीसा का सदस्य रह चुका था, इसलिए वह इनकी षड्यंत्रकारी गतिविधियों से अवगत था, इसीलिए उसने समाप्त कर दिया इसको। आगे, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजतत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की? किसने? बलबन ने, ठीक है। इसने किसकी व्याख्या की? सर्वप्रथम राजतत्व सिद्धांत की व्याख्या किसने की? बलबन ने, ठीक है। तो इसका डिटेल देखते हैं। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने अपने राजतत्व सिद्धांत की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। उसके राजतत्व सिद्धांत के महत्वपूर्ण तत्व थे कौन कौन से? राजवंश, अर्थात राजा को राजवंश से संबंधित होना चाहिए। राजतत्व को दैवी संस्था मानते हुए बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि होता है तथा उसका स्थान केवल पैगंबर के पश्चात है। बलबन ने ईश्वर, शासक और जनता के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को राजतत्व का अधिकार बनाना चाहा, ठीक है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये ध्यान रखिएगा कि उसने राजतत्व को विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या की। इसके बाद आ जाता है गुलाम वंश के बाद आता है खिलजी वंश, ठीक है। मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश देखते हैं। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देखते हैं इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सिकंदर ए शानी घोषित किया, तो ये इम्पोर्टेंट है। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को क्या घोषित किया? तो सिकंदर ए शानी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है आगे। क्योंकि वह विश्व विजेता बनना चाहता था, उसके शासनकाल दिल्ली में 1296 से 1316 ईस्वी तक किया, ठीक है। वह अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण में मदुरई तक कर चुका था। अलाउद्दीन का राजतत्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था। कौन से था ये? निरंकुशवाद, साम्राज्यवाद और धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन जरूर बनता है कि बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। डिटेल देखते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका डिटेल भी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार अधिनियम नीति अपने प्रमुख सैनिकों के रख रखाव के लिए प्रारंभ की थी, जिसका उद्देश्य था कम खर्च पर विशाल एवं केंद्रीकृत सेना रख पाना संभव हो सके। अलाउद्दीन खिलजी ने 3 प्रकार के बाजारों की स्थापना की। प्रथम अनाजों का बाजार, द्वितीय कपड़ों का बाजार एवं अन्य सामग्रियों का बाजार, जिसे सराय ए अदल कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसके बाजार को? सराय ए अदल। तृतीय घोड़ों, मवेशियों और गुलामों का बाजार होता था, ठीक। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। इसके बारे में देखते हैं। अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी, तेलंगाना में जो है होयसल का अभियान चलाया। उसने देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र देव को पराजित किया।
राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से कर दिया, जिसके बदले अलाउद्दीन ने उसे 1 लाख टका, एक स्वर्ण छत्र एवं राय रायन की उपाधि प्रदान की। ठीक, अब आते हैं तुगलक वंश। ठीक है, तुगलक वंश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनेंगे, देखिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनवाया था? किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है और आज भी आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने खैरात विभाग, सरकारी अस्पताल और दफ्तर ए रोजगार बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक, आगे देखते हैं डिटेल। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल जनहित के कार्यों व ब्राह्मण या हिंदू विरोधी के रूप में प्रसिद्ध रहा। इसके काल में दीवाने खैरात यानी असहाय व गरीबों की मदद के लिए दीवाने खैरात, दीवाने बंदगान, दास विभाग होता था और दारुल सफ़ा क्या होता था? सरकारी अस्पताल को दारुल सफ़ा बोलते थे। दफ्तर ए रोजगार की स्थापना की। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया कौन था? तो ये फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि ये ब्राह्मणों और हिंदुओं का कट्टर विरोधी था। ठीक है, तो इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। ठीक है, देखते हैं डिटेल। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। तो ये क्वेश्चन बनता है कि कौन ब्राह्मणों पर प्रथम जजिया कर किसने लगाया? तो वो थे फिरोज शाह तुगलक। इस कर के विरोध में दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल कर दी तथा अंत में दिल्ली के हिंदुओं ने ब्राह्मणों के बदले स्वयं इस कर को चुकाने का निर्णय लिया था। फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। इसे सल्तनत युग का अकबर भी कहा जाता है। ठीक, आगे मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। डिटेल देखते हैं। इब्न बतूता 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। कब आया? 1333 ईस्वी में। वह अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था, ये भी पूछा जाता है। उसकी पुस्तक रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक, पुस्तक क्या है? रहेला में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता को दिल्ली का कांजी भी नियुक्त किया गया था। ठीक, आगे होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? वो मोहम्मद बिन तुगलक था। ठीक है, होली के त्यौहार में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। डिटेल देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होता था। उसने नस्ल और वर्ग विभेद को समाप्त करके योग्यता के आधार पर अधिकारियों को नियुक्त करने की नीति अपनाई। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार इसी शासनकाल में हुआ, परंतु इसकी क्रूर नीति के कारण राज्य में विद्रोह आरंभ हो गया। ठीक, आगे निम्न में से किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया? किसे? मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया है। ठीक है, इतिहासकारों ने। देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया क्योंकि उसकी अधिकांश नीतियां सैद्धांतिक तो होती थी, ना कि व्यवहारिक। वो व्यवहार में नहीं लाई जा सकती थी। वह ज्ञानी तो था, परंतु वर्तमान की स्थिति को न देखकर वह भविष्य की नीतियों पर अधिक जोर देता था। वर्तमान में हमको प्यास लगी है, लेकिन वो प्यास को नहीं मिटाता था। वो भविष्य में नदी तालाब हो जाए, ये सब हो जाए, ऐसा वो सोचता था। इसलिए उसकी सारी नीतियाँ फेल हो गईं। आगे किसने सन 1329 ईस्वी में 1330 ईस्वी के मध्य तांबे के सिक्के के प्रतीकात्मक रूप में मुद्रा चलाई? ये मोहम्मद बिन तुगलक थे। ठीक है, जिन्होंने जो सिक्के चलते थे उसके प्रतीक के रूप में, मतलब किसी के पास कोई बर्तन हो तो उसको कह दिया हाँ ये तांबे का सिक्का है, मुझे ये वस्तु दे दो, तो मिल जाया करती थी। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ही ऐसा किया था। आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक 1329-30 के मध्य चांदी और सोने के सिक्के के स्थान पर तांबे के
प्रतीकात्मक मुद्रा को प्रचलन में किया, परंतु लोगों ने अपने घरों में ही टकसाल बनाकर मुद्रा का निर्माण करना प्रारंभ कर दिया, जिससे यह नीति असफल रही। इसकी प्रेरणा सुल्तान ने मंगोल शासक कुबलाई खान से ली थी। ठीक है, अब हम जो विजयनगर और बहमनी साम्राज्य था इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करती है? कौन? वो है हमारा हम्पी। ठीक है, वो खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व कौन करती है? हम्पी उसकी राजधानी थी। डिटेल देखते हैं। हम्पी मध्यकालीन हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर वर्तमान में बेल्लारी जिला में स्थित है। तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी के नाम से जाना जाता है। अब केवल खंडहरों के रूप में ही इसके अवशेष बचे हैं। यह नगर यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। हम्पी में कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हजारा राम मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, कृष्णदेव राय ने जो हजारा राम मंदिर बनाया वो वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? किसने? तो बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। डिटेल देखते हैं। 1374 में बुक्का प्रथम ने अपना एक दूत मंडल चीन भेजा। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की। हरिहर के बाद बुक्का शासक हुआ जिसने मदुरा को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जिसका वर्णन कुमार कंपन की पत्नी गंगा देवी की कृति मदुरा विजय में मिलता है। बुक्का ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? वो 8 तेलुगु कवि को अष्टदिग्गज बोलते थे। ये कृष्णदेव राय के दरबार में थे। कौन? 8 तेलुगु कवि। ठीक, डिटेल देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। अष्टप्रधान या अष्टदिग्गजों की मंत्रिपरिषद समाज के रक्षक कार्य में दृष्टि रखती थी। कृष्णदेव राय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यद या विशुद्वितीय की रचना की। इसके शासनकाल में तेलुगु साहित्य का शास्त्रीय युग माना जाता है। ठीक, आगे, प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं वह कहाँ है? वो हम्पी में है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रसिद्ध विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, जो वहाँ के स्तंभ हैं। ठीक है, वो कहाँ पर है? वो हम्पी में है। डिटेल देखते हैं। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी में विट्ठल मंदिर का निर्माण तुलु वंश के राजा कृष्णदेव राय ने कराया था। इसके मुख्य हाल में लगे 56 स्तंभ को थपथपाने पर उसमें संगीत की लहरियां निकलती हैं। हाल के पूर्वी भाग में प्रसिद्ध शिला रथ है जो वास्तव में पत्थर के पहियों से चलता था। देखा कितना अच्छा मंदिर है ये। आगे, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की सर्व प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो भू राजस्व। ये विजयनगर साम्राज्य की कौन सी व्यवस्थाएं थी? ये भू राजस्व। ठीक है, डिटेल देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्यतः भू राजस्व पर आधारित थी। उन्होंने भूमि की पैमाइश कराई और बंजर तथा सिंचाई वाली भूमि पर पृथक पृथक कर लगाए। चुंगी, राजकीय भेंट, आर्थिक दंड तथा आयात पर निर्धारित कर उसकी आय के अन्य साधन थे। विजयनगर साम्राज्य में मकानों, घोड़ों, पालतू पशुओं और वृक्षों पर भी कर लगाए गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1265 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? 1265 ईस्वी में। आगे डिटेल। 1565 ईस्वी में विजयनगर के विरुद्ध दक्कन के मुस्लिम राज्यों ने एक सैनिक संगठन की स्थापना की, जिसने विजयनगर को 1565 में तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी, ठीक है, बन्नी हट्टी युद्ध भी बोलते हैं, के युद्ध में पराजित किया।
इस युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। बहमनी राज्य की संयुक्त सेना में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की सेनाएं भी शामिल थीं। नेक्स्ट, मुगल वंश और बाबर वंश हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मुगल वंश और बाबर वंश। तो बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये कुछ कथन है, इसमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। पहला कथन है, बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक था। दूसरा कथन है, बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया। तीसरा, वह तैमूर वंश से संबंधित था। ठीक है, तो ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, बाबर फरगना का शासक था, उसने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया और वह तैमूर वंश का था। ये बाबर के बारे में तीनों कथन सही है। ठीक है, और भी डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा सा। 1494 ईस्वी में 12 वर्ष की अल्प आयु में बाबर ट्रांस ऑक्शियाना से फरगना नामक छोटे से राज्य का शासक बना। बाबर ने 1504 ईस्वी में काबुल पर अधिकार किया था। वह कहता था कि काबुल से लेकर पानीपत में हासिल जीत तक मैंने हिंदुस्तान को जीतने के विषय में सोचना कभी बंद नहीं किया था। बाबर के पिता तैमूर वंश तथा माता मंगोल वंश से संबंधित थी। बाबर ने जिस नवीन वंश की नींव डाली वह तुर्की नस्ल का तंगताई वंश था, जिसका नाम चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा, परंतु आमतौर पर उसे मुगल वंश कहा गया। ठीक, आगे, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किया जाने वाला राजपूत राजा कौन था? वो राणा सांगा। ठीक है, राणा सांगा को खानवा के युद्ध में पराजित किया। डिटेल देखते हैं। खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। मुगल शासक बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। इस युद्ध में विजय के उपरांत बाबर ने गांजी की उपाधि धारण की। इतिहासकार आशीर्वाद श्रीवास्तव के अनुसार बाबर एवं राणा सांगा की सेनाओं में 1:2 का अंतर था। ठीक है, यानी अगर किसी के पास एक सेना थी तो किसके पास, उस राणा सांगा के पास डबल सेना थी, लेकिन उसके पास तोप वगैरह थी, जिसकी वजह से वो हार गया। कौन? राणा सांगा। अब अकबर के बारे में कौन से क्वेश्चन बनते हैं मध्यकालीन इतिहास में, ये देखते हैं। ठीक है, तो अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? तो ये इबादत खाना। ठीक है, अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया, जिसमें वो अपने धार्मिक विचार विमर्श का करता था। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, अकबर ने धार्मिक विचार विमर्श के लिए 1575 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना की स्थापना की। पहले इबादत खाना में मुस्लिम धर्म से संबंधित लोगों को ही बुलाया जाता था, परंतु 1578 ईस्वी में इसके द्वारा सभी धर्मों के लिए खोल दिए गए। इबादत खाने में धार्मिक विचार विमर्श गुरुवार को शाम को होता था। ठीक, आगे, सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि दी गई? ठीक है, तो किसको दी गई? मोहम्मद हुसैन को जरी कलम की उपाधि दी गई। डिटेल देखते हैं। अकबर का शासनकाल फारसी साहित्य का पुनः जागरण काल था। ठीक है, आईने अकबरी में अकबर के राज दरबार के 59 कवियों के नाम मिलते हैं। इसमें कश्मीर का प्रसिद्ध कवि मोहम्मद हुसैन था। कश्मीर का प्रसिद्ध कवि, जिसे अकबर ने जरी कलम की उपाधि प्रदान की। आईने अकबरी में लिखा है कि बादशाहत एक ऐसी किरण है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने में सक्षम है। इसे समसामयिक भाषा में फरे-इज्जती कहा जाता है। आगे, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अब्दुल फजल। इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। अकबर के दरबारी इतिहासकार अब्दुल फजल ने अकबर की प्रेरणा से अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की। यह ग्रंथ 3 खंडों में विभाजित है। आईने अकबरी इसी का तीसरा खंड है। आईने अकबरी को अबुल फजल ने 5 खंडों में विभक्त किया था। आगे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर थे। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तब उस समय अकबर थे। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय हुआ था। उस समय भारत का शासक अकबर था। अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। इसे अकबर ए आजम, शाहजहां अकबर, महाबली शाहजहां के नाम से भी जाना जाता है। आगे, इसके बाद जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर।
इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, देखिए, जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो अजमेर में। ठीक है, देखते हैं, सर थॉमस रो को 10 जनवरी 1616 ईस्वी में अजमेर में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम की प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से अजमेर में पहली बार मिला। थॉमस रो अंग्रेजों के व्यापार के लिए अनुकूल रियायतें प्राप्त करके 1619 में वापस लौट गया था। तो सर थॉमस रो की यात्रा का विवरण उसकी पुस्तक ए वॉयल टू ईस्ट इंडीज़ में मिलता है। आगे, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया, तो किसने, जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध किया। ठीक, लोक कल्याण के कार्यों से संबंधित 12 अध्यादेशों की घोषणा जहांगीर ने की, जिसमें शराब, तंबाकू एवं अन्य मादक पदार्थों की बिक्री के निर्माण पर प्रतिबंध लगाया था। जहांगीर अपने पिता अकबर की भांति उदार प्रवृत्ति का शासक था। बादशाह बनने के बाद जहांगीर ने न्याय की जंजीर के नाम से प्रसिद्ध सोने की जंजीर को आगरा के किले के शाहबुर्ज एवं यमुना तट पर स्थित पत्थर के खंभों में लगवाया था। आगे, जहांगीर महल कहाँ स्थित है, ये आगरा में। ठीक, देखिए, जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण अकबर ने अपने पुत्र और उत्तराधिकारी सलीम के रहने के लिए कराया था। इस महल की अधिकांश शैली हिंदू स्थापत्य कला शैली से प्रभावित है। यह लगभग वर्गाकार भवन है। इसका निर्माण लाल रंग के पत्थरों से किया गया है। आगे, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो मेहरुन्निसा था। ठीक है, ये जहांगीर की पत्नी थी, है ना। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था, वह जहांगीर की पत्नी थी। जहांगीर ने अपने निसार नामक सिक्के पर अपने नाम की एवं आकृति के साथ नूरजहां का नाम और आकृतित कराया था। नूरजहां के पहले पति का नाम अली कुली इस्ताजलू था, जिसे जहांगीर ने शेरे अफगान की उपाधि दी थी। अब शाहजहां, जहांगीर का बेटा कौन है, शाहजहां। शाहजहां के बारे में, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया, तो शाहजहां ने। ठीक, पढ़ते हैं, 1648 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहांबाद नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। शाहजहांबाद के भवनों में लाल किला प्रमुख है। इसका निर्माण कार्य हमीद और अहमद नामक शिल्पकार के संरक्षण में संपन्न हुआ था। वर्ष 2007 में इसे यूनेस्को विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। ठीक है, इम्पोर्टेंट है। आगे, मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, तो क्या नाम था, अर्जुमंद बानो बेगम। ये मुमताज महल का वास्तविक नाम था। ये कौन थी, देखते हैं, मुमताज महल का वास्तविक नाम अर्जुमंद बानो बेगम था। मुमताज महल का जन्म अप्रैल 1593 में आगरा में हुआ। यह शाहजहां की तीसरी पत्नी थी। बेगम की मृत्यु 17 जून 1631 को हुई, जिसे आगरा के ताजमहल में दफनाया गया। आगे, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया, तो जामा मस्जिद जो दिल्ली में है, इसी का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा कराया गया। ठीक है, देखते हैं, दिल्ली का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने 1648 ईस्वी में कराया। इसे शाहजहानी शैल में फूलदार अलंकरण की मेहराबें बनी हैं। यह मस्जिद एक ऊंचे चबूतरे पर बनी है। इसमें 3.25 फीट क्षेत्र में फैला हुआ एक आंगन है। वही आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा बेगम ने 1648 ईस्वी में कराया था। एक है ये जामा मस्जिद दिल्ली में, एक है आगरा में। तो आगरा में जो है तो उसकी पुत्री जहां आरा ने कराया था और दिल्ली में शाहजहां ने कराया था। ठीक, आगे, निम्न में से कौन सा राज्य शाहजहां ने साम्राज्य का सर्वप्रथम अभिन्न अंग बन गया, कौन सा, अहमदनगर। ठीक है, शाहजहां ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम अहमदनगर पर आक्रमण किया और 1633 ईस्वी में उसे विजित कर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। उसने गोलकुंडा के शासक अब्दुल शाह और बीजापुर के शासक आदिल शाह से 1636 ईस्वी में सांध कर ली और शाहजहां 11 जुलाई 1636 ईस्वी को औरंगजेब को दक्षिण का राज प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद हुमायूं और शेरशाह बीच में छूट गए थे। ठीक है, तो ये बाबर के पुत्र हुमायूं थे और उसी समय शेरशाह। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, बिहार के परिपेक्ष में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बन सकता है। देखते हैं,
कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की? वो शेरशाह ने। ठीक है, ठीक है, ये पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था किसने प्रारंभ की? शेरशाह ने। पढ़ते हैं, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह सूरी ने की। उसने किसानों के प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। प्रत्येक किसान को पट्टा दिया जाता था और उससे कबूलियत लिखवाई जाती थी। शेरशाह के समय भूमि 3 वर्गों में उत्तम, मध्यम, निकृष्ट में विभाजित की गई। पैदावार का लगभग 1/3 भाग सरकार लगान के रूप में वसूल करती थी। बहुत ज़्यादा कर था। किसानों को शेरशाह के शासनकाल में जरीमाना या सर्वेक्षण शुल्क एवं महासिलाना शुल्क भी देना पड़ता था। आगे, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। ठीक, देखिए, बिहार के शाहाबाद में सासाराम नामक स्थान पर शेरशाह का मकबरा स्थित है। यह मकबरा हिंदू मुस्लिम स्थापत्य शैली का सम्मिश्रण एक का सुंदर उदाहरण है। मकबरा के भीतरी भाग को हिंदू वास्तुकला के अनुरूप सुसज्जित किया गया। इस पर हिंदू और इस्लामी का कला का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अब ये शाहजहां के पुत्र औरंगजेब थे। ठीक है, देखते हैं बीबी का मकबरा का निर्माण किसने कराया? तो औरंगजेब ने। ठीक है, बीबी का मकबरा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इस मकबरे का निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की याद में कराया गया था। इसे दक्षिण का ताजमहल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। दक्षिण का ताजमहल किसे कहते हैं? तो बीबी के मकबरे जो कि महाराष्ट्र में है, इसी को कहते हैं। ठीक, आगे, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो औरंगजेब ने। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। ठीक है, देखते हैं, औरंगजेब के शासनकाल में निर्मित 2 मस्जिदें दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद और लाहौर के जामी या बादशाही मस्जिद विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शाहजहां के योजना अनुसार लाल किले के 12 जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। आगे, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किसका? तो औरंगजेब का। ठीक है, मुगल बादशाह औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ। आगरा पर आधिपत्य कर शीघ्र ही औरंगजेब अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहिद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 में दिल्ली में करवाया। खजुआ एवं देवराई के युद्ध में सफल होने के पश्चात 15 मई 1659 ईस्वी को औरंगजेब ने दूसरी बार राज्याभिषेक किया। ठीक है, आगे, राजस्थानी और पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास किस मुगल शासक के शासनकाल में हुआ? तो औरंगजेब के शासनकाल में। राजस्थानी पंजाबी पहाड़ी शैली का विकास औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य का विघटन से जो क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं। मुगल साम्राज्य के पतन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, उस पर विचार करना है। तो ये सारे कथन देखिए, इसमें पहला और तीसरा कथन सही है। देखते हैं, औरंगजेब का नादिर शाह द्वारा किया गया आक्रमण, और तीसरा, औरंगजेब ने नैरोज उत्सव को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो यही 1 और तीसरा इसका आंसर होगा। बाकी देखिए, नादिर शाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण करके मुगल साम्राज्य में लूटपाट की। औरंगजेब के दक्षिण अभियान में धनजन को अत्यधिक क्षति पहुंची, जिस कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका, जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बना। ठीक है, अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए नैरोज उत्सव को औरंगजेब ने समाप्त कर दिया। साथ ही झरोखा दर्शन को भी बंद कर दिया। आगे 48वां है, मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? तो इसका कारण है, एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए। ठीक है, तो इसीलिए जहांदार शाह का शासन का अंत हो गया। आगे, मराठों का उदय से जो क्वेश्चन बनता है, ये देखते हैं। तो शिवाजी किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1674 ईस्वी में शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो शिवाजी ने 1674 में अपना राज्याभिषेक रायगढ़ के किले में किया। राज्याभिषेक की प्रक्रिया काशी के पंडित गंगा भट्ट द्वारा संपन्न की गई। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति, हिंदू धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की तथा स्वयं को सूर्यवंशी छत्री घोषित किया। आगे, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़। ठीक है,
अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। शिवाजी का चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़ आदि विभिन्न किलों पर अधिकार कर लिया। 16 जून 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में काशी के विद्वान श्री विश्वेश्वर गंगा भट्ट द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया था। और ये शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो रामदास। ठीक है, तो शिवाजी के गुरु का नाम रामदास था। इनकी रचना दासबोध में समन्वयवादी सिद्धांत की व्याख्या की गई है। आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवाजी के आचरण पर गुरु रामदास का अत्यधिक प्रभाव था, जो धरकरी संप्रदाय के थे। राष्ट्र प्रेम की भावना, देवता, गौ, ब्राह्मण धर्म की रक्षा करने की प्रेरणा शिवाजी को गुरु रामदास से ही मिली थी। ठीक, तो ये मध्यकालीन इतिहास से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो इस वीडियो में समाप्त होते हैं। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।